नमस्ते जी। बताइए कि आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने स्टडी में लगे होंगे। आइए आज हम लोग जो चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 जो श्वसन है उनका पार्ट नंबर आज 2 को देखने वाले हैं। और जो श्वसन में हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे ना, आज मुख्य रूप से श्वसन के प्रकार में देखेंगे। श्वसन के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो श्वसन के प्रकार के बारे में मुख्य रूप से जानकारी देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और भी कंसेप्ट है जिनको हम लोग को देख लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, उनको देख लेते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके न जाना, और अपने एक मित्र के पास शेयर भी जरूर करना, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम जाने हैं कि श्वासन लेने की माध्यम। आखिरकार हम लोग श्वास लेते हैं या कोई भी चीज श्वास लेता है, तो श्वास लेने के कितने माध्यम है? मुख्य रूप से श्वास लेने के कितने माध्यम है? तो मुख्य रूप से श्वास लेने के कितने माध्यम है? 3 माध्यम है। और वो कौन कौन से हैं? पहला है मुख, दूसरा है नाक और तीसरा है ट्रेकिया। देखिए कि श्वास लेने कितने माध्यम है? 3 माध्यम है। हम लोग मुंह के द्वारा भी श्वास लेते हैं, ऐसे करके श्वास भी लेते देखे होंगे, और मुंह बंद करके नाक के द्वारा भी श्वास लेते हैं। और ट्रेकिया कहने का मतलब हुआ जो ये हमारा गला है ना, ये गला यही हमारा क्या, यही हमारा है ट्रेकिया। तो इनके माध्यम से भी सांस लिया जा सकता है। यदि मनुष्य को नाक और मुंह से सांस नहीं ले पा रहा है तो यहाँ से छिद्र बना करके, ठीक है, और उस व्यक्ति को श्वास लिया या श्वास दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसी में क्या बोलते हैं? ट्रेकिया, ठीक है। तो हम लोग देख ली कि श्वास लेने कितने माध्यम में? 3 माध्यम, मुंह, नाक और ट्रेकिया। आगे लिखा गया है कि मनुष्य का श्वसन अंग फेफड़ा होता है। लेकिन जो मनुष्य का जो श्वसन अंग होता है वो कौन सा होता है? तो फेफड़ा होता है। मनुष्य का श्वसन अंग कौन होता है? तो मनुष्य का श्वसन अंग फेफड़ा होता है। आगे चलते हैं। आगे लिखा गया है कि कोई भी जीव O2 को ग्रहण कर, देखिए हम लोग क्या ग्रहण करते हैं? हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो उनकी प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, उनको देखने की प्रयास करेंगे। तो क्या लिखा गया है कि कोई भी जीव O2 को ग्रहण करता है। जब कोई भी सजीव होकर जीव होकर जो O2 को ग्रहण करता है तो यह O2 फेफड़े में से रक्त में पहुंचता है। का मतलब हम लोग को ऑक्सीजन का क्या ग्रहण किए। जब हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो हवा ऑक्सीजन कहाँ जाता है? हमारे यहाँ पर लंग्स यानी कि फेफड़ा है, तो यह हवा फेफड़ा में जाता है। और फेफड़ा से क्या होता है? ऑक्सीजन रक्त में यानी कि खून में मिल जाता है। कहाँ पे मिल जाता है? तो ये कहाँ मिलता है? खून में पहुँचता है। फेफड़ा से खून में पहुंचता है। फिर ऑक्सीजन यानी कि O2 रक्त से कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है, ठीक है। तो कहाँ पे जो ऑक्सीजन हमारा था खून में पहुंच गया। अब खून में पहुंचने के बाद क्या होता है कि जब खून में पहुंचने के बाद वह खून से हमारे शरीर में जितने भी जीवित कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है। कहाँ पहुंचते हैं? उन कोशिकाओं को माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन पहुंचता है, ठीक है। और O2 का ग्लूकोज के साथ ऑक्सीकरण होता है एवं ऊर्जा तथा CO2 का निर्माण होता है। और जब जो ऑक्सीजन था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज उपस्थित होता है, और उसी स्थान पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन का एक साथ संयोजन अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण होती है, ठीक है। और ऑक्सीकरण होने के बाद क्या होता है? हमारे शरीर में ऊर्जा का क्या होता है? ऊर्जा भी मिलता है, ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, CO2 का भी निर्माण होता है। इसे आप क्या करेंगे? अब लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में जाएगा। इसलिए बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। हम इतने अच्छे से लिख करके लाए हैं ना कि आप भी चाहे तो पढ़ करके समझ सकते हैं। इतनी इजी भाषा में लिख करके लाए हैं, ठीक है। देखिए आगे क्या है कि CO2 गर्म गैस है, इसे शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। देखिए जब हम लोग CO2 ग्रहण करेंगे, जब CO2 हम लोग छोड़ते हैं, देखिए बहुत ज़्यादा गर्म होता है। आप लोग नहीं भी सोचते इस करके देखिए जब आवाज़ जब देंगे ना तो हमारा क्या होगा? CO2 निकलेगा अंदर से और हमारा क्या होगा? बहुत ज़्यादा गर्म लगता है। इसलिए कहा गया है कि जो CO2 है ना हमारा गर्म गैस है। और CO2 को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। CO2 हमारा क्या है? CO2 गर्म गैस है और CO2 को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। आगे लिखा गया है कि ऊर्जा गृह या पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है
कि कोशिका के ऊर्जागिरी, कोशिका के ऊर्जागिरी या पावर हाउस किसे कहता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहता है। किसे कहता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहता है। ऊर्जा के कोशिका के ऊर्जागिरी या पावर हाउस किसको कहता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, किसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आगे हमारा क्या है, तो आगे है कि एक मनुष्य 500 ml ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। देखिए हम लोग तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हम लोग एक बार में कितना ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकते हैं। एमएल में देखा जाए कितना एमएल की ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकते हैं। तो जो एक मनुष्य होता है, वयस्क मनुष्य, बड़े मनुष्य होते हैं, एक बार में 500 ml, आधा लीटर ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकते हैं। बताइए कितना, आधा लीटर यानी कि 500 ml ऑक्सीजन को एक बार में हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। इतनी हमारे पास क्षमता होती है। ठीक है, क्या होता है, इतनी क्षमता होती है। और यहाँ तो देख लीजिए जो बेसिक बजा था, और आगे देख लेते हैं पहले श्वसन अंग। क्या कहते हैं, श्वसन अंग देते हैं। ठीक है, श्वसन अंग में क्या देखेंगे, देखते हैं कि कोई ऐसे जीव होते हैं जैसे कि स्तनधारी जीव हैं, तो स्तनधारी जीव किनके द्वारा सांस लेते हैं, तो फेफड़ा के द्वारा सांस लेते हैं। और स्तनधारी जीव कहने का मतलब वैसे जीव जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, कहते हैं बच्चों को डायरेक्टली जन्म देते हैं। क्या कहते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, न कि अंडा की तरह, बल्कि वे जीव जो क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, वह क्या करते हैं, वह हमारा फेफड़े के द्वारा सांस लेते हैं। दूसरा हमारा है मछली गिल्स या क्लोम के द्वारा सांस लेते हैं। क्या कहते हैं, जो मछली जो होती है, क्या जो हमारा मछली होते हैं ना, वो तो पानी के अंदर रहती है, और पानी में जो ऑक्सीजन घुलित होता है, उन्हीं घुलित ऑक्सीजन का उपयोग अपने गिल्स या कलोम के माध्यम से ग्रहण करती हैं। आगे हमारा है कीट का नाम मतलब जो छोटे छोटे काकरोच हो गए, तिलचट्टा हो गए, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, उनको कीट के श्रेणी में रखा जाता है। ठीक, तो ये लोग क्या करते हैं, ट्रेकिया या श्वास नली से क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो ट्रेकिया या श्वास नली मतलब बताए थे, ये वाला जो भाग होता है ना, ये वाला, या हम इसे क्या बोलते हैं, ट्रेकिया या श्वास नली बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रेकिया या श्वास नली बोलते हैं। जैसे काकरोच और तिलचट्टा जो होते हैं, इन्हीं के माध्यम से भोजन को ग्रहण करते हैं। तो आगे आए कि मेढक। देखिए आप लोग मेढक देखे होंगे, ठीक है, तो मेढक देखे होंगे, तो मेढक जो होते हैं ना, तो 3 जगहों पर सांस लेते हैं। कहते हैं मेढक को सांस लेने की जो अवस्था 3 होती है। कैसे, आप कहोगे भाई ये कैसे संभव है कि मेढक, हम लोग तो एक अवस्था में सांस लेते हैं और मेढक 3 अवस्था में, ये कैसे संभव है, बिल्कुल संभव है। आइए हम बताते हैं। देखिए जो मेढक होते हैं ना, मेढक में श्वसन लेने की अवस्था 3 होती हैं। कितने, 3 अवस्था होती हैं। अब कैसे, एक होता है टेडपोल। देखिए टेडपोल का मतलब क्या होता है, देखिए टेडपोल आप लोग जो देखेंगे जो मतलब कि पानी में जो, जैसे हम लोग देहाती भाषा में बेंग मछली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंग मछली, बेंग मछली, क्या बोलते हैं, बेंग मछली बोलते हैं, बेंग मछली बोलते हैं, जिसे हम लोग बेंग मछली बोलते हैं देहाती भाषा में, उसे बेंग मछली नहीं, बल्कि ये क्या होता है, ये हमारा मेढक का ही एक जीव होता है जो बहुत छोटा होता है। इस अवस्था में हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग टेडपोल बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, टेडपोल बोलना चाहिए। क्या, टेडपोल बोला जाता है। वहीं जब मेढक बेंग मछली के रूप में यानी टेडपोल के रूप में होता है, तो गिल्स से अपना ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। किसे, गिल्स से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। ये तो हो गया पहली अवस्था। देखिए दूसरी अवस्था में क्या होता है कि जब मेढक जो बड़ा हो गया, और जब बड़ा होने के बाद क्या होता है कि जब पृथ्वी आ गया, तब पृथ्वी के ऊपर क्या होता है, मेढक रहता है। जब पृथ्वी के ऊपर यानी कि धरती के ऊपर जब मेढक रहता है, तब किससे ग्रहण करता है, तब ऑक्सीजन किससे ग्रहण करता है, तब वह फेफड़ा से ग्रहण करता है। जब मेढक धरती के ऊपर आता है तो किससे ग्रहण करता है ऑक्सीजन को, तो फेफड़ा के माध्यम से ग्रहण करता है। ठीक है, किससे, तो फेफड़ा के माध्यम से ग्रहण करता है। उसके बाद क्या होता है कि जब जो मेढक होते हैं, आप लोग देखेंगे मिट्टी के अंदर भी होते हैं। जो मेढक होते हैं वह मिट्टी के अंदर भी रहते हैं। तो जब मिट्टी के अंदर आते हैं तब वो ऑक्सीजन किसके द्वारा ग्रहण करते हैं, तो त्वचा के माध्यम से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। किन के माध्यम से, तो त्वचा के माध्यम से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ये देख लिया। अब इनसे आगे देखें, प्रयास करेंगे श्वसन के प्रकार। आगे देखेंगे श्वसन के प्रकार। अब हम लोग कहाँ पे चलाए, अब हम चलाए श्वसन के प्रकार पर।
देखिए श्वसन के प्रकार मुख्य रूप से दो होते हैं। कितने होते हैं? जो श्वसन के प्रकार होते हैं मुख्य रूप से दो होते हैं। पहला मान होते हैं वायवीय श्वसन जिसको ऑक्सीय श्वसन भी कहते हैं, दूसरे होते हैं अवायवीय श्वसन जिसे अनॉक्सीय श्वसन कहते हैं। क्या होते हैं? श्वसन के दो प्रकार होते हैं, पहला वायवीय श्वसन जिसे ऑक्सीय श्वसन कहते हैं, दूसरा अवायवीय श्वसन जिसे अनॉक्सीय श्वसन भी कहते हैं। अब हम होता क्या है कि इन श्वसनों को प्रकार, जो श्वसन के प्रकार था वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन, इनको बारी बारी से करके देखने की प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? वायवीय श्वसन। देखिए वायवीय श्वसन क्या होता है इनको देखते हैं। तो लिखा गया है यह श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। क्या होता है? जो वायवीय श्वसन होता है हमारा ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, लगभग 38 ATP। क्या होता है? जो वायवीय श्वसन होता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है और इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, लगभग 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। आपसे पूछा भी जाएगा कि वायवीय श्वसन में कितना ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, तो 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। देखिए आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि भैया ये ATP का मतलब क्या होता है। ठीक है, कि ये ATP का मतलब क्या होता है, तो हम ATP के जो मतलब हम लोग आगे बताते हैं। पहले आप लोग इतना याद रखिए कि जो वायवीय श्वसन होते हैं, वायवीय श्वसन में 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक, आगे है कि वायवीय श्वसन के दो चरण होते हैं। देखिए जब वायवीय श्वसन की जो क्रिया होती है, क्या होती है? वायवीय श्वसन की जो क्रिया होती है, जो प्रक्रिया होती है, दो चरणों में होती है। जो पहला हमारा चरण में किस में होता है? कोशिका द्रव में होता है, और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप लोग इतना ध्यान रखिए कि जो वायवीय श्वसन होता है दो चरणों में पूर्ण होता है। पहला कोशिका द्रव में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है। इतना आप लोगों को याद रखिएगा। ठीक, आगे है कि दूसरा अब हम लोग पढ़ेंगे अवायवीय श्वसन। क्या पढ़ेंगे? अवायवीय श्वसन। कि अवायवीय श्वसन क्या होता है। ठीक, क्या होता है कि अवायवीय श्वसन क्या होता है? देखिए अवायवीय श्वसन यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। क्या होता है? वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता था, और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें बहुत कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, लगभग 2 ATP। क्या होता है कि जो अवायवीय श्वसन है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें बहुत कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, और इस श्वसन में बहुत कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, लगभग 2 ATP। कितना? लगभग 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। तो अब तो ये देख लिए हम कि वायवीय श्वसन क्या होता है और अवायवीय श्वसन में क्या होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर लिए तो आप लिख सकते हैं। तो आपके लिए एक और आज हम लोग क्या दें, होम वर्क दे रहे हैं, HW दे रहे हैं कि अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन एवं अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन में अंतर। अवायवीय श्वसन में अंतर लिखे। क्या? अवायवीय श्वसन में अंतर लिखे। आपके लिए आज होमवर्क हमारा क्या है कि वायवीय श्वसन एवं अवायवीय श्वसन में अंतर लिख करके लाना है आप लोगों को घर से। ठीक है, तो देखिए अंतर में आप लोग कुछ मत कीजिएगा। क्या कीजिए कि वायवीय श्वसन का जितना भी डिफिनेशन, परिभाषा जितना भी दिया है इसके बारे में एक बगल लिख दीजिएगा, और अवायवीय श्वसन का एक बगल लिख दीजिएगा। हो गया अंतर। जब हमको अंतर में ये दिखाना होता है कि जो वायवीय श्वसन में हुआ है वह प्रक्रिया अवायवीय श्वसन में हुआ है कि नहीं। यदि वायवीय श्वसन में जो प्रक्रिया हुआ है और वह प्रक्रिया अवायवीय श्वसन में नहीं हुआ है, यही हमारा हो गया अंतर। ठीक, आगे देखेंगे ATP। हम लोग ATP बोल रहे थे, तो ATP का मतलब क्या है, तो इसे भी समझ लेते हैं। देखिए ATP समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक होता है। कहने का मतलब हुआ कि हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में जब ऊर्जा का निर्माण होता है तो इस ऊर्जा को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो कार्य करता है वह होता है ATP होता है। कौन होता है? ATP ही होता है, जो कि हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा का वाहक होता है, ऊर्जा को पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक, आगे लिखा गया है कि ATP
का उत्पादन शरीर के अंदर जीवित कोशिका में होता है, इसलिए इसे जैव ऊर्जा भी कहते हैं। अब क्या होता है कि जो हमारा एटीपी होता है, इनका निर्माण, इसका उत्पादन जो होता है शरीर की जीवित कोशिका में होता है। कैसे कोशिका में? तो इसका जो निर्माण होता है शरीर की जीवित कोशिका में होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसे जैव ऊर्जा भी कहा जाता है। एटीपी का उत्पादन निर्माण कहाँ होता है या उत्पादन कहाँ होता है? तो जीवित कोशिका में होता है, इसलिए इसे जैव ऊर्जा भी कहा जाता है। अब आगे पूछा जाता है प्रश्न कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिखेंगे एडिनोसाइन ट्रीफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसाइन ट्रीफॉस्फेट या ट्राइफॉस्फेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एडिनोसाइन ट्रीफॉस्फेट आता है। एक हमारा है कि ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। जो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है उनको कोशिकीय ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। यदि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जाते जाते इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और अपने एक मित्र के पास शेयर जरूर करके जाइए। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।